Hello dear students, this is Dr. Asif and you are watching me on my YouTube channel Mission with Vision. Today we are going to discuss one more important MCQ test series of Female Supervisor Specialization Part, Unit 5th. Before discussing my session, I once again request all of you to kindly subscribe my channel and share it as much as possible. So without wasting your time, let's enter into the session. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है Question number 1. In which state of development children are able to develop social skills and find comfort through peer and family interaction? देखो एक्चुअली ये क्या है, इसमें ये बताता है कि जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली साइको सोशल डेवलपमेंट जो सिगमंड फ्राइड ने दी है, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट सिगमंड फ्राइड ने दी है। इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेज है, इन विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर एबल टू डेवलप सोशल स्किल्स, जब बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स आ जाते हैं और वो कहां पे कंफर्ट ग्रेटिफिकेशन पाते हैं थ्रू पीर, जो उनके फ्रेंडशिप होती है, दोस्त होते हैं, एंड फैमिली इंटरेक्शन, और जो अपनी फैमिली के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। ये कौन सा स्टेज है इसमें, क्या लेटेंसी स्टेज है, ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, या नन ऑफ द अबव? देखो इसको समझने से पहले हमें इसको एक ऑर्डर में पहले रखना पड़ेगा। जब हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब इसको ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ओरल, इसके बाद हमारा आ जाता है एनल, इसके बाद हमारा आ जाता है फैलिक, इसके बाद हमारा आ जाता है लेटेंट स्टेज, इसके बाद आ जाता है जेनिटल स्टेज। देखो ओरल स्टेज में क्या होता है, ओरल स्टेज होता है जब एक बच्चा जो होता है, इन्फेंट जो होता है, जब वो ग्रेटिफिकेशन कहां पाता है, थ्रू द माउथ। फॉर एग्जांपल वो क्या होता है, जैसे थंब सकिंग, जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, थंब सकिंग, अंगूठा अपना चूसता रहता है, उसको बड़ा ग्रेटिफिकेशन, मजा आ जाता है। या ब्रेस्ट फीडिंग, मां के पास दूध पीता है, तो इन चीजों से इसको क्या होता है कि बड़ी ग्रेटिफिकेशन मिलती है, बड़ी सेटिस्फिकेशन मिलती है, ठीक है। ये स्टेज होता है बर्थ से लेके 1 ईयर तक, ठीक है। जो ओरल स्टेज होता है ये बर्थ से लेके 1 ईयर तक चलता रहता है। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होता है, एनल स्टेज होता है एक्चुअली इट प्राइमरीली फोकस रिमेन्स ऑन कंट्रोलिंग ब्लैडर या बबल मोमेंट जिसको हम बोलते हैं, ब्लैडर एंड वी कैन से टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें एक बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह सीखता है, मुझे बाथरूम कहां पे करना है, कैसे क्या करना है, इन चीजों पे कंट्रोल पा लेता है। तो इस स्टेज को बोला जाता है एनल स्टेज। ये होता है 1 से 3 साल के अंदर ये स्टेज चलता रहता है। इसके बाद हमारा आ जाता है फैलिक स्टेज, जो 3rd नंबर पे है। फैलिक स्टेज क्या होता है, फैलिक स्टेज में एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक बंदा जो होता है ये अपने आप को क्या मतलब डिफरेंस पाता है कि बिटवीन मेल एंड फीमेल, या वी कैन से जेनिटल इरोजेनियस जोन जिसको हम बोलते हैं। डिफरेंस एक मेल में क्या है, लड़का होगा लड़कों जैसे कपड़े पहनेगा, लड़कों जैसी हरकतें करेगा, लड़की होगी तो लड़कियों जैसा काम करना शुरू करेगी, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना शुरू करेगी। तो ये जो स्टेज है ये होता है 3 से 6 इयर्स के बीच, 3 to 6 इयर्स, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या होता है, जेनिटल स्टेज होता है ये आ जाता है प्यूबर्टी से लेके डेथ तक। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, ठीक है, या मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट्स, तो इसको बोला जाता है जेनिटल स्टेज। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने देखा कि स्टेट ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर एबल टू डेवलप सोशल स्किल्स एंड फाइंड कंफर्ट थ्रू पीर एंड फैमिली इंटरेक्शन, वो हमारा आ जाता है लेटेंसी स्टेज। क्योंकि ये जो लेटेंट स्टेज आता है ये इसमें क्या करते हैं, लेटेंट स्टेज में इसमें जो बच्चे होते हैं ये फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट देयर आइडेंटिटीज, to create their identities.
ठीक है। और क्या करते हैं, थ्रू हॉबीज और वी कैन से मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाते हैं, एंड स्कूल वर्क, स्कूल वर्क। तो इट मीन्स द राइट आंसर इज लेटेंसी स्टेज। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है cephalocaudal principle of development is related to, क्या डेवलपमेंट इज फ्रॉम आर्म्स टू लेग्स, क्या डेवलपमेंट पहले बाजू से शुरू हो जाता है थ्रू टुवर्ड्स द लेग्स, या डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, या डेवलपमेंट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। देखो एक चीज आपको समझना है, जब डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, एक्चुअली एक प्रिंसिपल होता है, ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है दैट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक डायरेक्शन देता है हमें, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द चाइल्ड गेन्स। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सबसे पहले जो कंट्रोल हमारा आ जाता है वो हमारे हेड में आ जाता है। ठीक है, पहले हमारे हेड के अंदर कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद आर्म्स में, देन आर्म्स, उसके बाद फाइनली ये कहां पे है, फाइनली हमारी लेग्स में कंट्रोल आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले सीखता है दूध पीना वगैरह, पहले उसके जो हेड होता है उसमें कंट्रोल आ जाता है, फिर वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, आर्म्स उनमें जान आ जाती है, हाथ फैला इधर उधर मुंह करता रहता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी लेग्स में पावर आ जाता है, फिर चलना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से शुरू हो जाता है टू फुट। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, क्या जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट लाइफ होती है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, वो क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। देखो जब इंसान बढ़ता है तो कुछ समय के बाद हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स होती है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इट मीन्स इट डज नॉट, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जैसे हम जो मेजरेबल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, जैसे वेट होता है, जैसे हमारा वेट होता है, वेट होता है, या हमारा ब्लड कौन सा ग्रुप है, या हमारा बोन इलोंगेशन कितनी है, ठीक है, या हमारी एज, इसको हम मेजरेबल कहते हैं क्वांटिटेटिव। इसके बाद क्या है, ये भी सही है, ठीक है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, बिल्कुल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक हम मरते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट आ जाता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल ये भी सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए जो सही नहीं है, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ऐसा नहीं है, क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन एज जो डेवलपमेंट होता है, सॉरी जो ग्रोथ होती है वो क्या करता है, वो स्टॉप करता है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ समय के बाद इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इट मींस द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें यहां पे देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं। जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, कॉग्निटिव मतलब माइंड, ठीक है। यहां पे देखो, इंटरनल ऑर्गन, इमोशन, फिजिकल स्ट्रक्चर, माइंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जब ग्रोथ एंड चेंजेस इन कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज, जैसे हमारी थिंकिंग होती है, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग वगैरह, इस चीज को बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बात करते हैं, ये दी है हमारे यहाँ पे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन पेजेट, जॉन पेजेट ने थ्योरी दी है जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल।
इसमें से हमने देखना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। क्या पहले इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, उसके बाद स्पीच, उसके बाद मोटर, उसके बाद फिजिकल, फिजिकल मोटर स्पीच इंटेलेक्चुअल। देखो अब हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आपको एक चीज इसमें याद रखना होगा, सबसे लास्ट में जो हमारी ग्रोथ होती है वो इंटेलेक्चुअल होती है। जहां पे एग्जाम में देखोगे इंटेलेक्चुअल लास्ट पे, अब आपको बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं, इंटेलेक्चुअल लास्ट में है। सबसे पहली हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा बॉडी वेट वगैरह ये बढ़ जाता है, हमारी बॉडी साइज, हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद मोटर, मोटर क्या होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स, जैसे एक छोटा बच्चा क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, ठीक है, या वॉकिंग, मोटर। इसके बाद स्पीच, इसके बाद स्पीच का मतलब क्या होता है, हम कम्युनिकेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, टूटी फूटी बातें करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली जब बड़े हो जाते तो हमारे अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है, थिंकिंग पावर आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आइडियाज आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, पहले फिजिकल ग्रोथ होती है, उसके बाद मोटर ग्रोथ होती है, उसके बाद स्पीच, उसके बाद इंटेलेक्चुअल। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप अमंग इन्फेंट्स। बच्चों के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कब पैदा हो जाता है? क्या फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में? ये पैदा हो जाता है फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखो वो क्या होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं, जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं, अगर वो बच्चे की परवरिश अच्छे से करेंगे, प्यार मोहब्बत से उसको पालेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा आ जाता है, उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर उसके अच्छे से पेश नहीं आएगा कोई, तो उसके अंदर क्या हो जाए, मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, या उसके साथ नेग्लिजेंस, मतलब उसके साथ ना हम इनकंसिस्टेंस एंड नेग्लिजेंस उसके साथ डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे के अंदर क्या आ जाता है, मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, अपने आप को वो इनसिक्योर फील करता है, या हम कह सकते हैं सस्पिशियस। ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हमें कहती है। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज हमारा क्या आ जाता है, ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज में आ जाता है इनिशिएशन एंड गिल्ट, एंड फोर्थ स्टेज में हमारा आ जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इसका क्या प्राइमरी फंक्शन है हमारी बॉडी में? क्या एनर्जी स्टोर करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, नर्व कंडक्शन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी स्टोर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली होते हैं एसेंशियल, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जब कंज्यूम होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली फॉर एनर्जी, और फिर इसको क्या किया जा सकता है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, और स्टोर्ड फॉर लेटर यूज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की शक्ल में इनको स्टोर किया जाता है इन लिवर एंड मसल्स। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज एनर्जी स्टोरेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? कौन सा विटामिन जरूरी है, एसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? ठीक है, द राइट आंसर इज विटामिन डी। अब देखो विटामिन डी क्यों एसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, एक्चुअली इट एनहेंसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द इंटेस्टाइनल सेल्स। ये क्या करता है, एनहेंसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम, इस रेट को एनहेंस करता है अक्रॉस इंटेस्टाइनल सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और क्या होता है, ये प्रमोट करता है रेनल एब्जॉर्प्शन को टू कंजर्व कैल्शियम एंड
बोन मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटेन करता है कैल्शियम, बॉडी के जो कैल्शियम लेवल होती है उसको मेंटेन करता है। दैट्स व्हाई वी से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर एन एवरेज एडल्टस? हमें कितना पानी लेना चाहिए? क्या 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर? द राइट आंसर इज 2 लीटर्स, ठीक है। जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें कितना लेना है डेली, 2 लीटर ऑफ वाटर पर डे हमें लेना है। ये हमारी सेहत के लिए जरूरी है। सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम रहता है, क्या रोल रहता है? क्या प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन, प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एनहांसिंग मसल ग्रोथ? देखो द राइट आंसर इज प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इस पे पढ़ते हैं कि कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है जब हम बोलते हैं ना प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे फूड रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, फॉर एग्जांपल जैसे कि जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई होता है, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है, जैसे बेरीज है, नट्स है, ठीक है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनमें पाया जाता है ये। तो इससे क्या होता है, 1 सेकंड, इससे क्या होता है, इनमें पाया जाता है, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स, ठीक है, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स एंड रिड्यूस ऑक्सीडेंटल डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाते हैं हमें, ठीक है। तो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये हमें बचाते हैं, किससे? प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं। सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एड्रेस मल न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज नोन एज? क्या उसको स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना कहते हैं, बेटी बचा बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, या पोषण अभियान कहते हैं? गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव जो क्या करता है, मल न्यूट्रिशन को एड्रेस करता है, हमारी सोसाइटी के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को फुलफिल किया जाए और इंप्रूव किया जाए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसमें आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोषण अभियान, ठीक है। ये जो पोषण अभियान है एक्चुअली ये किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको शुरू किया। ये लॉन्च हुआ मार्च 2018 में, 8 मार्च 2018 में ये लॉन्च हुआ, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है? टू अचीव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years, जिसमें आ जाता है हमारे एडोलसेंट गर्ल्स आएंगी, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स आएंगी, लैक्टेटिंग मदर्स आएंगी, ठीक है। तो क्या करना है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इनका फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ? ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पोषण अभियान। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन के इन द डाइट? विटामिन के, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन के? प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन क्या है हमारे फूड में? जैसे इनमें से जो हमने देखे, इसमें से हमने देखना प्राइमरी सोर्स क्या है, विटामिन के किसमें पाया जाता है? क्या डायरी प्रोडक्ट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, साइट्रस फ्रूट्स में, नट्स एंड सीड्स में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है विटामिन के, ठीक है। और जो साइट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है, नट्स वगैरह में विटामिन बी एंड विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से डायरी प्रोडक्ट्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई पाया जाता है।
लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इनमें विटामिन के पाया जाता है। दैट इज द राइट आंसर। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? 1 सेकेंड। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन के? फिर से वही क्वेश्चन आया है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स? पैनक्रियाज किस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिससे क्या होता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, उससे कंट्रोल में रहती है। क्या वो इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरोक्सिन है? देखो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज से। और ये क्या करता है? इट हेल्प्स बॉडी टू रेगुलेट शुगर लेवल। किस तरीके से करता है? बाय फैसिलिटेटिंग अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को। एस्ट्रोजन जो होता है ये हार्मोन जो है ये कहां पे प्रोड्यूस ज्यादा होता है? वुमेन्स जो ओवरीज होती है वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे टेस्टिकल्स होते हैं मेल्स के अंदर एंड ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर, वहां पे ज्यादा ये ग्रो करता है। थायरोक्सिन पैदा हो जाता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वहां से थायरोक्सिन आ जाता है, प्रोड्यूस होता है। राइट आंसर इज इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द बॉडी? कौन सा ऐसा ऑर्गन है दैट इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द बॉडी? क्या वो लिवर है, किडनी है, लंग्स है, स्टोमक है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज लिवर। लिवर ही क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, वो क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन? इट एलिमिनेट्स टॉक्सिन्स। ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसका काम जो करता है वो लिवर करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन? देखो हाइपोथैलेमस का क्या काम है ब्रेन के अंदर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये रेगुलेट करता है जॉइंट मूवमेंट्स को, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट्स? हमें बोलना है प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को एंड थर्स्ट को। देखो आपको एक चीज याद रखना है, हमारे ब्रेन के अंदर दो चीजें होती है। एक हमारा होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस होता है इट इज जस्ट अबव द पिट्यूटरी। अगर यहां पे होगा तो यहां पे जरा सा हो जाता है, इसके ऊपर थोड़ा। ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स द हार्मोनल सिग्नल्स। ये हार्मोनल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दैट्स वाई हम कहते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम?
गॉल ब्लैडर जो हमारा होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या, प्रोड्यूसिंग बाइल, स्टोरिंग बाइल, ब्रेकिंग डाउन फैट्स, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। द राइट आंसर इज स्टोरिंग बाइल। अब देखो यहां पे स्टोरिंग बाइल का मतलब क्या है। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल कंटिन्यूअसली। ये जो लिवर हमारा होता है ये क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस, ठीक है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ बाइल साल्ट्स। इसमें पाया जाता है, बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाटर। और ये जो बाइल फ्लोज करता है फ्रॉम लिवर थ्रू बाइल डक्ट्स। बाइल जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम बाइल डक्ट्स। उसके बाद कहां चला जाता है, इनटू द गॉल ब्लैडर। फिर एक गॉल ब्लैडर में चला जाता है, वहां पे फॉर स्टोरेज एंड कंसेंट्रेशन स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, इट हेल्प्स अस इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, या हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से क्या है कि दैट्स वाई हम कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टोरिंग बाइल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना बड़ा जरूरी है। आपने एक बार इसको समझा तो ये लाइफ टाइम आपके काम आ जाएगा। विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर। 1 सेकेंड, देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर। क्या ए बी पॉजिटिव है, सॉरी ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। देखो आपको 4 चीजें पहले याद रखनी है। जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, आपको याद रखना है कि ये कितने 8 होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर इन अवर बॉडी। देखो सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं, जैसे हमारा आ जाता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, 1 2, तीसरा हमारा आ जाता है ए बी पॉजिटिव, चौथा आ जाता है ओ पॉजिटिव। हम नेगेटिव वालों की बात करते हैं, जैसे हमारा 5th पे आ जाएगा ए नेगेटिव, 6th पे आ जाएगा बी नेगेटिव, 7th ए बी नेगेटिव, 8th ओ नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे 8 ब्लड ग्रुप्स हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। अब यहां पे हमने क्या देखना है, विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर। वो क्या होता है यूनिवर्सल डोनर, जो हम कभी भी किसी को भी दे सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये आपको याद रखना है, जो ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव ब्लड, ये होता है यूनिवर्सल डोनर। मतलब हम ये किसी को भी दे सकते हैं। अब इसको क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। एक्चुअली क्या होता है, ये किसी के अंदर भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है टू पेशेंट्स विद एनी ब्लड टाइप। जो भी ब्लड ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई पेशेंट आया, एक्सीडेंट हो चुका है, उसको खून की जरूरत, हम क्या करते हैं, ओ नेगेटिव देते हैं, ठीक है। इट मीन्स बिना उसका खून चेक के उसके पास ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, क्या है, हम डायरेक्ट उसको देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो आपको एक चीज याद रखना है, ये जो हम उनको ब्लड देते हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ ए बी एंड आर एच एंटीजेन्स होता है। एब्सेंस ऑफ ए बी एंड आर एच एंटीजेन्स। देखो अब यहां पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए हुए, एंटीजेन्स क्या होता है। ए बी आर एच एंटीजेन्स नहीं होते हैं इसमें। वो क्या होता है एंटीजेन्स। एंटीजेन्स एक्चुअली ऐसा सबस्टेंस होता है दैट कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन चीज चली जाती है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करेगी। जैसे कभी एलर्जी हो जाती है, किसी को वोमिटिंग हो जाती है, कोई डायरिया हो जाता है, ठीक है,
तो इस तरीके से जब इस ब्लड के अंदर क्या होता है, ए बी एंड आर एच एंटीजेनस नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लैक्स, मतलब जब इसके अंदर ये एंटीजेनस नहीं होते तो ये रिएक्ट नहीं करता है। तो दैट्स वाई जब भी कभी होता है, मजबूरी होती है किसी के पास, हम किसी का ब्लड चेक नहीं करते तो डायरेक्ट उसको ओ नेगेटिव देते हैं, किसी को जल्दी है, ठीक है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है, इमरजेंसी है, तो यहां पे क्या है, हम ओ नेगेटिव देते हैं बिकॉज इट लैक्स ए बी एंड आर एच एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, दैट्स व्हाई ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। और एक चीज आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन है, जो ए बी प्लाज्मा होता है, ए बी प्लाज्मा, ये भी एक यूनिवर्सल डोनर फॉर प्लाज्मा होता है, यूनिवर्सल डोनर फॉर प्लाज्मा, ठीक है। और एक चीज आपको इसमें, अब इसमें क्या है, ए बी प्लाज्मा में, इसके अंदर भी क्या है, इट लैक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए बी एंड आर एच एंटीजेंस। दूसरा और एक चीज आपको याद रखना है, जो ए बी पॉजिटिव होता है, जो ए बी पॉजिटिव ब्लड होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, या हम रिसीवर कह सकते हैं, ये किसी का भी खून ले सकता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रिसीवर है। ओ नेगेटिव आपको याद रखना है, डोनर है, हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन बंदे को अगर वापस लेना होगा उसको ओ नेगेटिव ही लेना है। ए बी प्लाज्मा इज यूनिवर्सल डोनर प्लाज्मा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। 1 सेकेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन होती है, क्या स्मॉल लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, आरबीसी और न्यूट्रोफिल। देखो द राइट आंसर इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल होती है, और इनका काम क्या होता है, जैसे कभी हमें जख्म लग जाता है, इंजरी होती है, तो ये फॉर्म क्लॉट्स, और क्या करता है, स्टॉप्स फ्रॉम प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को अगर आप देखोगे 1,50,000 से लेके 1,50,000 से लेके 4.5 लाख तक आप इसको पाओगे, ठीक है, और माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट ब्लड सेल क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। अगर आप स्मॉल लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती है, जो फाइट हेल्प करता है डिजीज फाइट करने में, इन्फेक्शन में। न्यूट्रोफिल भी वाइट ब्लड सेल्स का होता है, जो एक जिसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। आरबीसी राइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। हमारी जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कौन सी इम्यूनिटी होती है, क्या इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। देखो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको देखो जब हम इनेट की बात करते हैं, इट मीन्स एग्जिस्टिंग। इनेट का मतलब ही होता है एग्जिस्टिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखो अब थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे अंदर बाय नेचर क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्स करता है। जैसे कोई इंफेक्शन हमारी बॉडी के अंदर लग जाता है तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारी सर्टेन सेल्स ऑफ द बॉडी होती है वो क्या करते हैं, क्विक रेस्पॉन्ड करते हैं, या वी कैन, जैसे कोई इंफेक्शन होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे साथ पहले से ही होता है। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जब हमारी बॉडी को एक्टिव किया जाता है, जैसे कभी वैक्सीन दिया जाता है,
वैक्सीन दिया जाता है, हमारी बॉडी को बोला जाता है कि आपको एक्टिव रहना है, कभी ऐसे घुसपैठ कोई आ जाएगा तो आपको उसको फौरन उसके ऊपर एनकाउंटर करना है, तो उसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज दी जाती है, कुछ टाइम के लिए हमें यह राहत देती है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं जो एंटीबॉडीज होती है। फिर कुछ समय के बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर हमें जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऐसा इन्फेक्शन लग जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ फाइट करना शुरू कर देता है, हम सिक नहीं होते, तो इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। लास्ट में आ जाता है हमारा एक्यूर्ड इम्यूनिटी। एक्यूर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी क्या हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे उसको पता था कौन सा इन्फेक्शन आ जाता है, इसके लिए मुझे जो हमारा इम्यून सिस्टम है मुझे किसको कहां पे भेजना है इसको फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है और ये ऑटोमेटिकली डिजीज के खिलाफ फाइट करती है विदाउट मेकिंग यू सिक। आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्यूर्ड इम्यूनिटी। तो सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विच इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर फैट एनालिसिस इन द फूड? कौन सा इंस्ट्रूमेंटल मेथड इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए फैट एनालिसिस? क्या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गैस क्रोमेटोग्राफी। देखो ये क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी? एक्चुअली ये एक टेक्निक होती है टू सेपरेट एंड क्वांटिफाई, टू सेपरेट और क्वांटिफाई फैटी एसिड्स इन फूड सैंपल। फॉर रिसर्च पर्पज इसको इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक को, तो उसको बोला जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। Which type of analysis helps to detect spillage and adulteration in food? हम कौन सा which type of analysis, कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए क्या जो हमारा फूड है क्या ये खराब हो चुका है या इसके अंदर किस तरीके की एडल्टरेशन है? क्या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं या सेंसरी एनालिसिस करते हैं, कंटामिनेंट एनालिसिस करते हैं? द आंसर इज कंटामिनेंट एनालिसिस। कंटामिनेशन को चेक किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज कंटामिनेंट एनालिसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग पेस्टिसाइड्स इन फूड? हमारे फूड के अंदर पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है, उसको किस चीज से, किस टेक्निक से डिटेक्ट किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो अभी हम बता रहे थे गैस क्रोमेटोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड क्वांटिफाई फैटी एसिड्स इन फूड सैंपल, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? इन फूड एनालिसिस व्हाट डज द टर्म टाइट्रेशन इन्वॉल्व? टाइट्रेशन क्या का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ वाटर कंटेंट, एनालिसिस ऑफ मिनरल, डिटरमिनेशन ऑफ एसिडिटी और अल्काइनिटी, असेसमेंट ऑफ प्रोटीन लेवल्स। देखो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिटरमिनेशन ऑफ एसिडिटी और अल्काइनिटी। जब टाइट्रेशन की बात आती है, TITRATION। अब यहां पे देखो टाइट्रेशन का मतलब क्या है। देखो जब हम बात करते हैं ना एसिडिटी एंड अल्काइनिटी की, देखो ये आपको याद रखना है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एसिडिटी इन सबस्टेंस, उसको बोलते हैं उस चीज की एसिडिटी। और अल्काइनिटी देखो यहां पे क्या है, जैसे ये किस चीज से चेक किया जाता है, जो हमारा पीएच वैल्यू होता है। आप देखो पीएच वैल्यू, इसके साथ आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। अगर पीएच वैल्यू अबोव
7 होगा किसी सबस्टेंस में, ठीक है, तो इट मीन्स, इट इंडिकेट्स इसके अंदर क्या है, एल्काइलिनिटी, एल्काइलिनिटी। अगर क्या होगा, पीएच वैल्यू अबव 7 होगा, ठीक है। अब अगर पीएच वैल्यू ओनली 7 होगा, ठीक है, ओनली 7, इट मीन्स ये न्यूट्रल है, इट मीन्स ये न्यूट्रल है, मतलब नाइदर एसिडिटी नॉर एल्काइनिटी इज डोमिनेंट, ये न्यूट्रल है। अब अगर पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा, इट इंडिकेट्स एसिडिटी, इट इंडिकेट्स एसिडिटी। अब यहां पे आपको और एक चीज देखना है, आपको और एक चीज देखना है। अब यहां पे आप, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आखिरी पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है, देखो यहां पे पीएच वैल्यू क्या होता है। जब हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच वैल्यू का मतलब होता है इट इंडिकेट्स हाइड्रोजन आयन्स कितने हैं, जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं एक सॉल्यूशन में, ये कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से द राइट आंसर डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी और अल्काइनिटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन फूड एनालिसिस व्हाट डज द टर्म रेनिसिमैट मेजर। फूड एनालिसिस में रेनिसिमैट क्या मेजर करता है, लिपिड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को, प्रोटीन डिनेचुरेशन को, शुगर फर्मेंटेशन को, मॉइस्चर कंटेंट को। द राइट आंसर इज लिपिड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को, ठीक है। वो क्या होता है, लिपिड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, जैसे लिपिड फैट्स एंड ऑयल्स को हम बोलते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखो यहां पे जब हम बात करते हैं रेनिसिमैट की, एक्चुअली ये एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, इट इज यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी, ये इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी के लिए ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। रेनिसिमैट क्या है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। अब यहां पे बात आ गई आखिरी, ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है। ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी होती है इट मेजर्स हाउ वेल ए सबस्टेंस कैन मेंटेन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है एक सबस्टेंस का, उसमें क्या चेंज आएगी, उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चेंज आएगी व्हेन इट कम्स टू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर और ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ इसका कांटेक्ट होगा या ड्यूरिंग स्टोरेज, इसका क्या स्ट्रक्चर में या प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चेंज आए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी। So that's why the option number lipid oxidation stability is the right answer. Question number 26. 1 second. What is the recommended temperature for storing perishable foods in the refrigerator? हम अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई चीज रखना चाहेंगे पेरिशेबल फूड, तो उसके लिए हमें कौन सा टेम्परेचर रखना है जो हमें रिकमेंड किया गया, दैट इज बी 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 5 डिग्री के अंदर ही हमें उसका टेम्परेचर रखना है। यहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं हार्मफुल, बैक्टीरिया हार्मफुल, उससे उनको प्रिवेंट करता है ये टेम्परेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू सर्टेन फूड आइटम्स। हम फूड आइटम्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स क्यों डालते हैं, क्या एनहेंसिंग कलर उनका ज्यादा अच्छा हो, एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ, उनकी लाइफ बढ़ जाए, इंप्रूविंग टेक्सचर, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल कंटेंट, उनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाए, नहीं। द राइट आंसर इज एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ,
देखो, जब भी जो भी खाने की चीज होती है, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का काम क्या होता है, उनकी लाइफ बच जाती है। और दूसरा क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो बच जाते हैं फ्रॉम स्पॉइलेज या फूडबॉर्न इलनेस, या मेंटेन करता है, फ्रेशनेस रखता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम माइक्रोबल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है एक्चुअली, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उनको जन्म देने की क्षमता नहीं रखता है ये। ठीक है, जो फूड प्रिजर्वेटिव आइटम्स होते हैं जैसे कैल्शियम प्रोपोनेट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी जो भी मतलब जैसे बैक्टीरिया होता है, यीस्ट्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइलेज कर सकते हैं या फूडबॉर्न इलनेस से हो सकती है, उससे बच जाता है जब हम फूड प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है ग्लोबली फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबली मनाया जाता है, और इसको किसने आइडेंटिफाई किया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7th अप्रैल। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने 29th क्वेश्चन पे। व्हाट इज 29th क्वेश्चन? Which one of the following is not a bacterial disease? इनमें से हमने देखना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन नहीं है। क्या एड्स बैक्टीरियल डिजीज है? नहीं है। क्या डेंगू बैक्टीरियल डिजीज है? नहीं है। मीजल्स है? नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर। इट मीन्स ये सारी जो है ये वायरस रिलेटेड डिजीज है। देखो, जब हम एड्स की बात करते हैं ये हो जाता है HIV से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसके बाद डेंगू आ जाता है, ये भी आ जाता है डेंगू वायरस से, जिससे फीवर वगैरह आ जाता है। इसके बाद मीजल्स, ये भी आ जाता है मीजल्स वायरस से, बड़ा हाईली कंटेजियस होता है, जैसे इसके जो सिम्टम्स होते हैं कफिंग, स्नीजिंग वगैरह, हाँ, या जो रेड पैचेस बॉडी पे आ जाते हैं, तो इट मींस ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, FSSAI स्टैंड्स फॉर, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 2006 ये आ जाता है, इट कम्स अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड ऑन, नोटिफाई कब हुआ ये? क्या 24 जुलाई, 24 जून, 24 अगस्त, 24 नवंबर? द राइट आंसर इज 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 में ये नोटिफाई किया बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड? हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, आपको याद रखना है, 5 मई को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसका मतलब क्या है कि लोगों को हम अवेयर करेंगे, अवेयरनेस ऑफ हैंड वॉशिंग, अवेयरनेस ऑफ हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ इंफेक्शंस। एक तो खुद भी इंसान बच जाएगा, और दूसरा क्या है कि इससे कोई इंफेक्शन स्प्रेड नहीं